नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th जियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये एक्चुअली में हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच के थ्रू हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से, तो देखिए इस सीरीज में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। 3 टाइप के क्वेश्चंस है वो इस सीरीज में हम लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जियो हो, चाहे आपका पोल साइंस हो, चाहे आपका सोशलॉजी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब उस सब्जेक्ट को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्जाम के चश्मे से देखते हैं, तो एक रूल क्लियर होता है कि नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन 30% टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। वो होते हैं वो टॉपिक्स जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस हमने किया इस सीरीज में, वो फोकस हमने किया इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, इसी टाइप के पॉइंट्स के ऊपर, इसी टाइप के कंसेप्ट के ऊपर। ठीक, तो पहले टाइप के हमारे क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद बात आती है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंक्लूड किए जो कंटिन्यूसली रिपीटर क्वेश्चंस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। लैंग्वेज लिटिल बिट उनकी चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। ओके, एक तरीके से काम आपका आसान कर दिया, ईजी कर दिया कि आपको प्रीवियस ईयर्स के अगर एग्जाम या क्वेश्चन पेपर को नहीं देख पा रहे हो तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे ले आए हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अभी अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें, रिसेंट जो आपका ब्लूप्रिंट है एग्जाम का, उसकी अगर बात करें तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको भी अच्छी खासी वेटेज दी जाती है एग्जाम में। तो वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए जब कोई भी चैप्टर है आपके एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें कुछ ना कुछ माइंड में रखा जाता है कि हाँ ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स का। ओके, ये चीज़ उनको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, एक मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं। तो जो मैसेज होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। यानी कि एक फुल प्रूफ ये हमारी सीरीज रहेगी। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो चैप्टर वाइज, कोशिश करेंगे कि विद इन 10 डेज 15 डेज में हम सारे चैप्टर डिस्कस कर लें। उसके बाद अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हो तो 90% प्लस आप इजीली स्कोर कर पाओगे। हाँ, 1 मार्कर के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 12th जियो का 11th चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की, उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एंड में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि बहुत कम बनेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे उसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। कई बार सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए व्यापार होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। जो देश के अंदर हो तो वो राष्ट्रीय व्यापार है, जैसे कि पंजाब का अगर यूपी के साथ हो रहा है, यूपी का अगर महाराष्ट्र के साथ हो रहा है, तो ये राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक, और जब 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जैसे इंडिया का चाइना के साथ है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का यूएसए के साथ है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है। क्लियर? उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पृष्ठ प्रदेश क्या है? पृष्ठ प्रदेश ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया गया, इसलिए कई बार इसको उठा लिया जाता है एज इट इज। ये पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए पृष्ठ प्रदेश जो होता है वो किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल या सड़क मार्गों द्वारा पतन से जुड़ा होता है। ठीक, इस प्रकार ये जो क्षेत्र होता है इसके उत्पाद निर्यात के लिए पतन तक जाते हैं और जो आयातित वस्तुएं होती है वो यहाँ पर वितरित की जाती है उपभोग के लिए। देखिए मान लीजिए हम मान के चलें यहाँ से कि ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। क्लियर? वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है। तो अब जो मुंबई पोर्ट है इस पूरे एरिया से कच्चा माल जाता है, वो मुंबई पोर्ट जाता है और मुंबई पोर्ट से वो एक्सपोर्ट होता है।
और जब वो बाहर से सामान आएगा तो वो यहाँ से इस एरिया में उसकी बिक्री होती है, ठीक, उपभोग होता है उसका। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये मुंबई पतन का, मुंबई पोर्ट का पृष्ठ प्रदेश कहलाएगा। यानी कि वो सारा इलाका जो किसी पतन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा होता है, जहाँ की वस्तुएं हैं वो निर्यात की जाती है, जहाँ का कच्चा माल या तैयार वस्तुएं निर्यात की जाती है, और आयातित माल जहाँ पर खपत होता है, वो सारा का सारा इलाका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड हमारा प्रश्न रहेगा 1 मार्कर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि 2016-17, क्योंकि यही डेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, 2016-17 के अनुसार भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना था, उसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो 2016-17 के अनुसार हमें बताना है। तो 2016-17 के अनुसार भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 44,29,000 करोड़ रुपए का था। 44,29,000 करोड़ रुपए का था। 1951 की अगर बात की जाए तो ये केवल 12,000 करोड़ रुपए का था। अब देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो 2016-17 में हमारे देश का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल्य था वो था 44,29,000 करोड़ रुपए। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत के निर्यात में सर्वाधिक मद किसका है, ये हमें बताना है। तो भारत के निर्यात में सर्वाधिक मद मतलब कौन सी वस्तु, किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है? तो सर्वाधिक जो हम निर्यात करते हैं वो निर्यात करते हैं विनिर्मित वस्तुओं को। 74% हम जो निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, वो तैयार सामान होते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अलग अलग लेवल के सामान हो सकते हैं ये। उससे पहले क्या होता था कि पहले हम कच्चे माल का निर्यात करते थे, और कच्चे माल में क्या होता था, कृषि उत्पाद ज़्यादा होते थे। अब जैसे जैसे हमारे देश में उद्योगों का विकास हो रहा है, तो अब विनिर्मित जो वस्तुएं उनका हिस्सा बढ़ गया है। तो सर्वाधिक जो मद है वो है विनिर्मित वस्तुएं, 74%, इनका हम एक्सपोर्ट या निर्यात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, भारत के आयात में सर्वाधिक मद किसका है, ये हमें बताना कि भारत के आयात में सर्वाधिक मद, कि हम जो वस्तुएं आयात करते हैं दूसरे देशों से मंगवाते हैं, तो उसमें सर्वाधिक शेयर किस चीज़ का है? तो उसमें पेट्रोलियम उत्पादों का। देखिए अपनी जितनी भी आवश्यकता है उसका 35% पेट्रोलियम हम अपने देश में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 65% हम बाहर से मंगवाते हैं, और हम जितनी भी वस्तुएं आयात करते हैं उसमें नियर अबाउट 27% के आसपास जो शेयर है वो पेट्रोलियम उत्पादों का ही रहता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि भारत में किस पतन को आज़ादी के बाद विकसित किया गया था, ये हमें बताना है। तो वो है कांडला पतन। देखिए कांडला पोर्ट कहाँ है, ये यहाँ पे कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया। क्लियर? तो इससे पहले क्या था कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कराची पोर्ट था। अब वो कराची पोर्ट था वो तो चला गया पाकिस्तान में आज़ादी के बाद। तो यहाँ पर मुंबई जो बंदरगाह थी उसका वर्कलोड बढ़ गया था, तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे कांडला पोर्ट है उसको डेवलप किया गया था। ओके, तो आज़ादी के बाद कांडला पतन है उसको विकसित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेवंथ क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त और बड़ा जो पतन है वो मुंबई पतन है। ओके, मुंबई में वैसे 2 पतन है, एक तो मुंबई पतन है और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पतन है, जो कि अभी डेवलप किया गया है क्योंकि मुंबई पतन के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो गया था। तो ये लगभग यूँ कहें कि 20 किलोमीटर लंबा और 6-7 किलोमीटर चौड़ा मुंबई पतन है, तो बहुत लंबा चौड़ा पतन है, तो सबसे बड़ा भी है और सबसे व्यस्त भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है कि भारत के चेन्नई बंदरगाह को कब विकसित किया गया, ये हमें बताना है। तो भारत का जो चेन्नई बंदरगाह है वो सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, तो इसे 1859 में डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था 1859 में। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड है, जो ज़मीन से घिरा हुआ एक तरीके से, जैसे इस टाइप से है, इस टाइप से, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह डेवलप हुआ है, ये बंदरगाह यहाँ पे वो पोर्ट हो गया, तो वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है वो भारत का लैंडलॉक्ड स्थलरुद्ध पतन है और सबसे सुरक्षित पतन भी है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री लहरों का, तूफानों का प्रभाव थोड़ा सा कम रहता है। इस टाइप से ये बना हुआ प्राकृतिक बंदरगाह है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10th, भारत का सबसे दक्षिणी पतन कौन सा है? तो वो है तूतीकोरिन, तमिलनाडु में है, श्रीलंका के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। श्रीलंका के साथ जो 80% हमारा ट्रेड होता है वो इसी तूतीकोरिन जो पोर्ट है इसके थ्रू होता है। उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पतन नदीय पतन है? देखिए रिवराइन पोर्ट होते हैं, एक होते हैं समुद्र के किनारे, पतन कहाँ होंगे? समुद्र के किनारे होंगे, लेकिन एक बंदरगाह ऐसा भी है जो समुद्र के किनारे नहीं है बल्कि किसी नदी के किनारे है, तो वो है कोलकाता पोर्ट।
ये बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर, देखिए बहुत ज़्यादा अंदर आकर के है। किस नदी के किनारे? ये हुगली नदी के किनारे है। ओके, तो एकमात्र हमारा नदीय पतन या रिवराइन पोर्ट है वो कोलकाता है और ये हुगली नदी के किनारे है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया। 13th क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए इस टाइप के जो हमारे आपके एग्जाम के लिए जो 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपके मैफक में भी है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पालम नई दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में स्थित है ये। उसके बाद 14th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। उसके बाद 15th और लास्ट हमारा 1 मार्कर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 15th क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है और इस पर कितने मुख्य तथा मझोले पतन है, ये हमें बताना है। तो भारत की जो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, वो टोटल 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, तटरेखा, तटीय रेखा, समुद्री रेखा, ठीक। और इस पर 12 मुख्य और 200 छोटे और मध्यम आकार के पतन है। ओके, मुख्य पतनों की संख्या 12 है। ये 12 कौन से हैं ये आपको मैप पर भी अच्छे से पता होना चाहिए। कौन से पूर्वी तट के ऊपर है, कौन से पश्चिमी तट के ऊपर है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम सेगमेंट की बात करेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि जो 2 और 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, 6 क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्यापार संतुलन क्या होता है कि किसी भी देश के आयात और निर्यात के बीच में, आयात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, उसके बीच में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं व्यापार संतुलन। ठीक, ये 2 प्रकार का होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? कि जब हमारा निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो। जैसे हमने निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया 5000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक, सपोज कीजिए 5000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात कर दिया, और हमने इंपोर्ट किया, आयात किया 4000 करोड़ रुपीज़ का, 4000 करोड़ रुपए का हमने क्या किया? आयात किया है। तो 1000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात ज़्यादा किया, तो ये अनुकूल है, फेवरेबल है ये। ठीक, प्रतिकूल कब होता है? जब हमारा निर्यात तो कम हो और आयात ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ओके, तो व्यापार संतुलन क्या है? आयात या निर्यात के बीच में, आयात तथा निर्यात के बीच में अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर निर्यात आयात से ज़्यादा है तो ये अनुकूल व्यापार संतुलन है, और अगर आयात निर्यात से ज़्यादा है, इंपोर्ट हम ज़्यादा करें, आमदनी अठन्नी और खर्चा अगर रुपया करें, ठीक, तो ये हमारा प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति की 3 विशेषताएं बताइए। 3 हमें विशेषताएं बतानी है। देखिए पहली जो विशेषता है, पहली विशेषता ये कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी मात्रा में, उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है। ओके, पहले हम 1951 में जो व्यापार करते थे वो था 12,000 करोड़ रुपए का केवल। ओके, अब कितने का करते हैं? अब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो लगभग 44 लाख हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ओके, तो पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका विकास हुआ है, पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया। पहला तो ये प्रवृत्ति में बदलाव आया है। ओके, दूसरा बदलाव ये आया है कि जो उसका संगठन है उसमें बदलाव आया है। पहले हम जो निर्यात करते थे, निर्यात हम करते थे कृषि उत्पादों का, कच्चे माल का निर्यात करते थे। ओके, अब हम निर्यात करते हैं तैयार माल का। पहले हम जो आयात करते थे उसमें खाद्यान्न प्रमुख होते थे, अब प्रमुख होता है पेट्रोलियम उत्पाद। तो दूसरा ये भी बदलाव आया है। ठीक, तीसरा बदलाव आया है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन है वो संतुलन कभी हमारा अनुकूल रहता है, कभी प्रतिकूल रहता है, और अभी पिछले कुछ वर्षों से ये प्रतिकूल ही चल रहा है। तो ये 3 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि एक तो व्यापार है उसका साइज में बढ़ोतरी हो गई है, दूसरा ये कि जो आयात और निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं, संगठन जो है उसमें बदलाव आ गया है, और तीसरा ये कि हमारे व्यापार का संतुलन है उसमें अभी की अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो ये प्रतिकूल होता जा रहा है, यानी कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम करें। तो ये रहेगा कि 3 बदलती हुई प्रकृति, 3 हमारा जो बदलाव आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी 3 विशेषताएं ये रहेगी।
उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत के व्यापार संयोजन में आयात या निर्यात का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, इसको आपको बताना है कि किन किन वस्तुओं का आयात करते हैं, किन किन का हम निर्यात करते हैं। देखिए, अगर हम निर्यात की बात करें तो उसमें हम करते हैं जो विनिर्मित वस्तुएं 74%, 12% के आसपास हम कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं। इसके साथ साथ हमें 2% के आसपास खनिजों का निर्यात करें। ओके, इसके साथ साथ हम जो डायमंड्स वगैरह है तो उनका आयात भी करते हैं और उनका निर्यात भी करते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको 3 या 4 चीज़ें वो लिखनी है जिनको हम एक्सपोर्ट करें, और 3 या 4 चीज़ें उन मदों के नाम देने हैं जो हम इंपोर्ट करें। इंपोर्ट जो करें उसमें 27% सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करें वो करें पेट्रोलियम उत्पादों का। उसके बाद मशीन एंड टूल्स हो गए, ओके, मेडिसिन हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गए। ओके, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हो, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए, उतने में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें व्यापार संयोजन का मतलब क्या होता है ये पहले बता दोगे कि व्यापार संयोजन का अर्थ होता है कि हम किन किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करते हैं, तो उसे व्यापार का संयोजन बोलते हैं। तो आयात की अलग, निर्यात के अलग, कॉमन सेंस से बता दोगे आप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत के निर्यात व्यापार के पिछड़े या प्रतिकूल होने के कारणों का वर्णन करना। देखिए, हमारा जो व्यापार का निर्यात है उसके पिछड़े या प्रतिकूल, प्रतिकूल है ना, हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो इसके कारण क्या है। तो इसका पहला जो कारण है वो कारण यही रहेगा कि हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण की धीमी गति रही है और इसके कारण हमारा निर्यात है, निर्यात उतना अधिक नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। ओके, दूसरा कारण रहेगा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता की। भारतीय जो जनता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर है, इसके कारण हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उतना अधिक हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कारण ये ज़्यादा जनसंख्या, घनी जनसंख्या वाला देश है, इसके कारण अपने यहाँ पे घरेलू मांग अधिक है, खपत भी अधिक है, मांग अधिक है, इसके कारण हमारे पास निर्यात के लिए कम बचता है और आयात हमें अधिक करना पड़ रहा है, ये भी एक कारण है। इसके साथ पेट्रोलियम उत्पाद भी एक कारण है कि देश में पेट्रोलियम का उत्पादन है वो कम होता है, इसलिए हम पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है, इसलिए भी हमारा व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल हो गया। तो पहला, सबसे पहले तो आप बताओगे जनसंख्या का आकार, ज़्यादा आकार मतलब ज़्यादा खाने वाले हैं, ओके, ज़्यादा खपत है तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचता ज़्यादातर। दूसरा, एक ही आयात करना पड़ता है, पहला ही हो गया। दूसरा, औद्योगिकरण की धीमी गति रही है, इसके कारण भी। तीसरा आप बताओगे कृषि का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जा पाएँ, उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि पेट्रोलियम उत्पाद है उनका आयात करना होता है और उनका जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो प्रतिकूल हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लेन यहाँ पर करोगे। उसके बाद आप भारत के विदेशी व्यापार की दिशा का वर्णन कीजिए। दिशा का अर्थ है कि हम किन देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो हमारा जो व्यापार है, बिजनेस जो है, उसका नियर अबाउट 55% हम करते हैं एशिया और आसियान के देशों के साथ। ओके, एशिया के कंट्रीज़ हो गए, एशियन कंट्रीज़ हो गए, आसियान की जो कंट्रीज़ हो गई, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ, मलेशिया, इनके साथ हमारा 55% है। 20% के आसपास हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हम करते हैं यूरोपीय देशों के साथ। ओके, उसके बाद 10% के आसपास हम करते हैं जो दक्षिण अमेरिका के जो लगभग 20% के आसपास हमारे यूरोपीय देशों के साथ है, 10% हमारा नॉर्थ अमेरिका के साथ है और 5% के आसपास हमारा साउथ अमेरिका के देशों के साथ है। यानी कि इस टाइप से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन देशों के साथ है। तो ये आपके 3 या 4 पॉइंट इस टाइप से बन जाएगी। एशिया और आसियान देशों के साथ 55%, 20% यूरोपीय देशों के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ 10% और साउथ अमेरिका के साथ नियर अबाउट 5% के आसपास हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। पड़ोसी देशों की बात करें तो सभी देशों के साथ हमारा अच्छा खासा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में कि पतन और पोताश्रय में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 3 मार्कर में कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें देखिए कि जैसे ये हम अगर हमारा पश्चिमी तटीय यहाँ पे है मुंबई, ओके, ये पतन है, ठीक। अब पतन और पोताश्रय क्या होता है। देखिए, इसको पतन को बोलते हैं पोर्ट और पोताश्रय को बोलते हैं हम हार्बर इंग्लिश में। पोर्ट क्या होता है कि समुद्र के साथ लगा वो इलाका जिसमें सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जिसमें हेडक्वार्टर बना होता है, ऑफिसेज वगैरह बने होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका भी ऑफिस बना है, गोदाम भी बने हैं, जिसमें सड़क मार्ग या रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। तो यानी कि जो ज़मीन के ऊपर भूभाग है,
जहाँ पे माल की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, गोदाम बने हैं, ऑफिस बने हैं, जो रेल सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है, तो वो सारा का सारा पतन कहलाएगा। और ये जो समुद्र का जमीन के साथ, तट के साथ लगता जो इलाका यहाँ का, ये कहलाएगा पोताश्रय, जहाँ पर शिप खड़े रहते हैं। ओके, ये जो पार्ट है ये प्राकृतिक भी हो सकता है और ये कृत्रिम भी हो सकता है। कई बार ये होता है कि गहराई ज़्यादा नहीं है तो उसको तैयार किया जाता है। ओके, तो ये इस साइड वाला पार्ट ये पतन कहलाता है, और जो समुद्री भाग है जहाँ पर शिप खड़ी रहती है, जो समुद्री जहाज है जो खड़ी रहती है, उसको हम पोताश्रय बोलते हैं। ओके, पोत का आश्रय स्थल। तो ये क्लियर हो गया होगा, आपको इसको अच्छे से समझाना, एक डायग्राम भी बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। एक तो रहेगा बंदरगाह और पतन किसे कहते हैं। देखिए, वही सेम क्वेश्चन है, इसको बंदरगाह बोल दीजिए या फिर पोताश्रय बोल दीजिए, एक ही बात है। तो पोताश्रय और पतन, हार्बर और पोर्ट में अंतर क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, वो आपको बताना है। और इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तोरण या प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। देखिए, जो समुद्री मार्ग होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे अनुकूल रहते हैं, क्योंकि ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होते हैं। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, किसी भी देश का जिसके साथ समुद्री सीमा जिसकी लंबी होती है या लगती है, तो उसका लगभग 90% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों से ही होता है। ओके, इसके साथ साथ जो तटीय इलाके होते हैं तो उसमें भी जो व्यापार होता है, स्थानीय व्यापार होता है, वो भी समुद्री रास्तों से होता है। ओके, इसके साथ साथ ये देश में एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि देश का जो आर्थिक विकास है उसकी धुरी ये पतन होते हैं। ठीक, मशीनों का या आधुनिक तकनीक का जो आयात निर्यात होता है वो भी पतन के द्वारा ही होता है। तो इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तोरण या प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो मेनली समुद्री मार्गों से होता है। समुद्री मार्ग कहाँ से जाते हैं, पतन से होकर के जाते हैं। ठीक, तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो 5 मार्कर बन सकता है, हालांकि कम चांस है। ये 3 मार्कर में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए, भारत के प्रमुख पत्तनों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, पूर्वी तट से शुरू हो गए कांडला, उसके बाद मुंबई, फिर गोवा में मार्मागांव, उसके बाद कर्नाटका में न्यू मंगलोर, उसके बाद कोच्चि, तूतीकोण, उसके बाद चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। इन सभी पत्तनों के बारे में आपको एक साउथ इंडिया का सिंपल सा आप इस टाइप से बना भी सकते हो, बन भी जाएगा, और वहाँ पर इन पोर्ट को दिखा दोगे, एक एक 2-2 पॉइंट लिख दोगे कि ये इस राज्य में है, महत्वपूर्ण पतन है, कुछ एक आध विशेषता, तो वो आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपका। ओके, अगर वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण करोगे, सबसे पहले लिखोगे पूर्वी तट की बंदरगाहें, यहाँ पे हो गई आपकी कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, ये पूर्वी तट की हो गई। दक्षिणी होगी हमारी तूतीकोरिन, फिर यहाँ पे चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और हमारी कोलकाता, ये पश्चिमी तट की हो गई। तो इनके नाम लिख दोगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके 3 मार्कर में ज़्यादा बार पूछा गया है कि पूर्वी तट की किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम लिखिए, पत्तनों के नाम लिखिए, पश्चिमी तट की किन्हीं 4 पत्तनों या बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और बाकी जो चैप्टर्स है वो भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पिछले दिनों हमने एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कि अगर हमें नाइट स्टडी करनी है तो नाइट स्टडी में देखिए कि हमें पता है कि नाइट स्टडी करनी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है कि हमें क्या नहीं करना है। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपको क्या नहीं करना है, और ये भी डिस्कस किया कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।